वजारत खारजा ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पिछले चंद बरसों में नुमाया तौर पर मजबूत हुई है। वजारत खारजा का तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें तवक्को है कि ताउन मजीद आगे बढ़ेगा और दोनों ममालिक के बाहमी मफादात और हसासियत का ख्याल रखा जाएगा। Okay. See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership, which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual. वोट चोरी रोकने के लिए राहुल गांधी की एजेंसी से अपील पर बीजेपी ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने तंजिया तबसरा करते हुए कहा कि एजेंसी करप्शन के खिलाफ है, आपको निकाल बाहर क्यों नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने वोट हज़फ करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्स पर लिखा था कि नौजवानों तलबा आइन की हिफाजत करेंगे, जमहूरियत का दिफा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेन जी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। Rahul Gandhi should know that the Gen Z of India threw out a corrupt dynastic party in 2014. The Gen Z of India has already spoken in India. That is why repeatedly the Congress party, its nepotistic dynasty, its corrupt family is being rejected by Gen Z. Because Gen Z wants politicians who will work for them, who will create jobs, who will create development, who will create economic opportunities for them, who will allow them to soar and fulfill their dreams without having to bribe some family or some first family of a political party. हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेन जी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेन जी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेन जी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेन जी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मजीद 474 गैर तस्लीम शुदा रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों को फहरिस्त से खारिज कर दिया। कमीशन के मुताबिक इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए ऐसा किया गया है। कमीशन के मुताबिक डी लिस्ट की गई सियासी पार्टियां गुज़श्ता 6 बरसों में किसी भी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकीं और मुख्तलिफ उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। इससे पहले के मरहले में 9 अगस्त को 334 पार्टियों को लिस्ट से खारिज किया गया था। कमीशन ने कहा कि मुहिम मुसलसल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली फसादात केस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा शर्जील इमाम, उमर खालिद और दिगर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी करती है। जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही वाली बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत जुमा को मुलतवी कर दी। इन सभी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर के मामले पर काफी तनाज़ा पैदा हुआ था। इस वाकये में 20 से 25 नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुल्क भर के मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्सा पाया जा रहा है। आज दोपहर नमाज जुमा के बाद नौजवानों ने औरंगाबाद के पेटन गेट से डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर तक एक शानदार एहतजाजी मार्च निकाला। उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार नौजवानों को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए।
जो हमारे हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ पर हमेशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी होती है, जैसे कि नुपुल शर्मा ने की, नरसिंह आनंद ने की, रामगिरी महाराज ने की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आक़ाए ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं। और आज यूपी के कानपुर में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड लगाया गया था, उसके ऊपर 25 नौजवानों को अरेस्ट करिए। ये यूपी गवर्नमेंट और यूपी जो पुलिस है, तो ये उनके नाकबूल काबिल हरकत है। लेकिन हम हमेशा से ये बात कहते आ रहे, अगर हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर उनके अज़मत और हुर्मत पर अगर उंगली उठती है, तो हम हमारी जानें, हम हमारी आल औलाद, हम हमारा ख़ानदान, हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब कुर्बान कर देंगे। कुछ दिनों पहले यूपी प्रदेश के कानपुर में 12 रबीउल अव्वल के वक्त में जो आई लव मोहम्मद ये लिखने पर, इस तरीके के बोर्ड लगाने पर वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़्यादती करके मुस्लिम बच्चों पर जो एफआईआर दर्ज की है। जो हम जिस देश में रहते हैं वो लोकशाही वाला देश है। आप हर तरह के, हर समाज के, हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको अपने अपने तरीके से अपने धर्म को, अपने मज़हब को फॉलो करने का अधिकार है। ये होते हुए भाई आज लव मोहब्बत लिखने पर जो 25-26 लोगों पे जो गुने दाखिल किए यूपी सरकार ने, वो गुने। तो महाराष्ट्र के मुमरा में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर के साथ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जो कानपुर वाक़े के खिलाफ जुमा की नमाज के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर मुनक़िद हुआ। इस एहतजाज की क़यादत सियासी रहनुमा अशरफ पठान और समाजी कारकुन मर्सिया पठान कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कानपुर मामले में दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और मुल्ज़िमान बनाए गए लड़कों से माफ़ी तलब की जाए। कानपुर में नबी आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को फाड़ा गया, फिर बहुत सारे लोगों पे एफआईआर की गई। मतलब क्या चला है, क्या चला है? शर्म वरम आती है कि नहीं गवर्नमेंट को ऐसा करने से पहले? हाँ, संविधान ने हमको हर धर्म को पूरा अधिकार दिया है अपना धार्मिक चीजें सेलिब्रेट करने के लिए, हर धर्म को अधिकार दिया है। तो आप संविधान के विरुद्ध तो है ही, मगर इतनी हद पार आप विरुद्ध है, इतनी हद पार आप विरुद्ध। ये कह रहे हैं कि 14 ये कुछ नया ट्रेंड निकला है, तो मैं आपको बता दूं ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये आज का दौर है कि फ्लेक्स लेके खड़े। 1400 साल से लोगों के दिल में नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और सिर्फ ये देश में नहीं, पूरी दुनिया में नबी को लोग मानते हैं, पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर है। तो इतना भी नहीं डराना चाहिए कि डर ही खत्म हो जाए। आपने जो गलीज हरकत करने की कोशिश की है, पूरा सोशल मीडिया आपको जवाब दे रहा है उस चीज के लिए। पूरा सोशल मीडिया, यूथ के अंदर आपको एक लहर दिख रही है कि आप कोशिश कर रहे हैं, जो यूथ जो एक जलन समाज के अंदर एक आग लगाने की, वो आग कामयाब नहीं हो रही है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर वालों पुलिस स्टेशन और बाकी लोगों का बोलना ऐसा है कि एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, ये ऐसा आई लव मोहम्मद लेके नाम लिखना और खड़ा रहना। उन्हें ये बात मालूम नहीं है कि दुनिया जब से बनी आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आखिरी तक ये ट्रेंड पहले से ही था। सोशल मीडिया का दौर आज का दौर है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है। तो हमारे दिल में और हर ईमान वाले के दिल में और हर गैर ईमान वाले के दिल में जिसमें इंसानियत है, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत है। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को खड़े रखने लेने से और लिखने से और लगाने से एफआईआर दाखिल होती है, तो हम ऐसी एफआईआर को कबूल करते हैं। हम खुशकिस्मत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम पे एफआईआर दाखिल हो रही है। रियासत कर्नाटक में मुसलमानों ने अपने नबी से मोहब्बत का मुजाहिरा किया है। ताजनगर मुस्लिम संघ के नौजवानों की जानिब से मुजाहिरा किया गया और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स कानपुर में एफआईआर और 25 लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कराया गया। यहाँ आज बाद नमाज जुमा ये मुजाहिरा किया गया है। आज ताजनगर मुस्लिम संघ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि अभी हालिया दिनों में यूपी में हमारे कुछ नौजवान भाइयों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर एक बैनर लगाए थे, एक तख्ती लगाए थे, जिस पर इन जालिमों इन बातिलों ने उन लोगों को
उन लोगों पर FIR की, हमारे 25 भाइयों पर। तो आज हम उनके सपोर्ट में यहाँ पर ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं जालिमों और बातिलों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लगाने पर अगर हमारे ऊपर FIR किया जाता है, या फिर हमको अरेस्ट किया जाता है, या हमको मुजरिम ठहराया जाता है, या हमारे ऊपर जुर्म की सजाएं लगाई जाती है, तो सुन लो, ये हम जुर्म बार बार करेंगे और इसकी दावत देते रहेंगे। अगर तुम्हारी नजरों में ये जुर्म है तो ये जुर्म करेंगे और सरेआम करेंगे और सरे बाजार करेंगे। और आने वाली नस्लों को भी हम बताएंगे कि ये जालिमों के सामने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जुर्म है, तो ये ता क़यामत तक ये जुर्म करते रहना। कर्नाटक हुकूमत ने बुकर प्राइज याफ्ता अदीबा बानो मुश्ताक को मैसूर दशहरा तकरीबात और चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा में शिरकत की दावत दी। हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार एच.एस. गुरु से सवाल किया कि क्या उन्होंने आइन का दिबाचा पढ़ा है जिसमें बराबरी, अखुवत और सेकुलरिज्म के उसूल दर्ज हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि ऐसी दावत को चैलेंज करने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं बनती। ख्याल रहे कि इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट भी पहले ही अर्जियों को मुस्तरद कर चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह पर यासीन मलिक के बयान ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। रिटायर्ड मेजर जनरल G.D. बख्शी और जम्मू कश्मीर के साबिक DGP SP वैद ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। यासीन मलिक के इस मुतनाज़ा तबसरे ने सियासी माहौल को मज़ीद गरमा दिया और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये जो यासीन मलिक है, ये ही इज अ क्रुक। इसके हाथ खून से रंगे हैं। एयरफोर्स के अफसर्स मारे हैं, कितने कश्मीरी पंडितों के साथ इसने जुल्म किया है। इसको तो फांसी टंगनी चाहिए अपने करतूतों के लिए। ये अभी तक जिंदा है, ये सरकार की मेहरबानी है, लेकिन इसको अब इसका वक्त आ गया है दैट ही शुड पे फॉर हिज क्राइम्स। एक यासीन मलिक जैसा मर्डरर, टेररिस्ट, जिसने आपके 5 एयरफोर्स अफसरों को मारा, बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को मारा, उस जैसे आदमी को हम एज एम्बेसडर यूज कर रहे हैं हाफिज सईद को मिलने के लिए। क्या हमारे बाकी डिप्लोमेटिक सिस्टम नहीं थे? और वो हाफिज सईद जो इंडिया हेटर है, जिसने सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को मारा इंडिया में, और वो इंडिया के क्या क्या उसका बच ले तो पूरा भारत को बर्बाद कर दे, तो उसको मिलने से हमें क्या मिलना है? तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, रक्षा मंत्री ने घुस के मारेंगे, ये तो हो रहा है। अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके क्या अपेक्षा करते हैं, इसीलिए लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं ना। देखिए, अब कौन आज क्या बोल रहा है, इसका क्या मायना। जिनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई इस देश का एक भी आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे? कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो? कोई ये भी कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे? ये सारी बातें बेबुनियाद है। मैं चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 12 साल में पाकिस्तान को अलग थलग करके रखा और आतंकवाद के विरुद्ध एक ठोस नीति थी। हम बोलते कम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेकिन ठोस नीति थी। वो पाकिस्तान के रहने वाले होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी जी तो बिरयानी खाने लाहौर चले गए थे बिन देश को। एशिया के सबसे बड़े सनअतकार मुकेश अंबानी अपने साहिबजादे अनंत अंबानी के हमरा बिहार के गयाजी पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में अपने आबा व अजदाद के लिए पिंडदान की रस्म अदा की और दुआएं की। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात में RSS से मुंसलिक ABVP ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने सदर ओहदा समेत 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया। जुमे के रोज़ इस इंतखाब का नतीजा आया, जिसमें कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने महज 1
नायब सदर ओहदे पर कामयाबी हासिल की। इस तरह देखा जाए तो NSUI को गुज़श्ता तलबा यूनियन इंतखाबात के मुकाबले एक ओहदे का नुकसान हुआ है। गुज़श्ता बार NSUI ने सदारती ओहदे पर भी कब्जा किया था। बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 सीट जीती और मैं 15,000 वोटों से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जीता। साथियों, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद करता हूं जिसने मेरे को विजय बनाया। मुझसे ज़्यादा मेरी टीम को है और जितनी मेहनत टीम ने करी थी और टीम की आज जीते, मैं सारी जीत अपनी टीम को समर्पित करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इस जर्नी में साथ दिया। लड़ाई बहुत कठिन थी और बाकी जो भी कैंडिडेट हारे और जीते उन सभी के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। जीवन यही खत्म। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों के फलाह और बहबूद के लिए 2 नई स्कीमें शुरू की हैं। रियासती वजीर फलाह ए लक्ष्मण कुमार ने आज सेक्रेटेरिएट में इन स्कीमों का इफ्तिताह किया है। पहली स्कीम इंद्रम्मा माइनॉरिटी महिला योजना के तहत बेवा, मुतल्लका, यतीम और गैर शादीशुदा खवातीन को 50,000 रुपये की माली इमदाद की जाएगी। दूसरी स्कीम रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए। इसके तहत फ़कीर और पसमानदा तबकात को मोपेड गाड़ियां और 1 लाख रुपए की ग्रांट फराहम की जाएगी। हुकूमत ने इन दोनों मंसूबों के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए। हैदराबाद में नामपल्ली हल्का असेंबली के MLA माजिद हुसैन ने पब्लिक गार्डन नामपल्ली में ओपन एयर जिम का इफ्तिताह किया। बताते चलें, रेड हिल्स डिवीज़न मजलिस के लीडरान ने कहा कि ये जिम नौजवानों की फिटनेस की जानिब राग़िब करेगा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने में मददगार साबित होगा। पब्लिक गार्डन के जो वॉकर्स की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पर एक ओपन जिम बनाई जाए। उनके तवक्कुआत पे उतरते हुए आज 25 लाख की लागत से ये ओपन जिम का इनॉग्रेशन किया जा रहा है पब्लिक गार्डन में। हमें उम्मीद है इससे कई लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी नुमाइंदगी है जो हम सेहत के मैदान में आगे बढ़ा रहे हैं। आज अल्लाह के फजलो करम से 25 लाख की लागत से यहाँ पर ये ओपन जिम इनॉग्रेट किया गया और वॉकिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया गया। उसी सेहत की तर्क पे नामपल्ली हल्के में हाल ही में बल्दिया से हमने रेड हिल्स का जो ग्राउंड है वहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम का भी हमने प्रपोज़ल हासिल किया है और इंशाअल्लाह ताला उसी सेहत के और अपने स्पोर्ट्स के मैदान को और बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह अगली स्टैंडिंग कमेटी में करीबन 5 करोड़ की लागत से मल्लापल्ली में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंजूरी लेने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हल्के नामपल्ली में सेहत को आगे रखा जाए, स्पोर्ट्स को आगे रखा जाए और इन मैदान में रहने वाले जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स मिल सके जो अपने स्किल्स को और एनहांस कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड आज मुकम्मिल हुआ इससे कई लोगों को फ़ायदा होगा और मैं ये आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपके कोई भी अगर ऐसे मसाइल हमारे सामने लाइए, इंशाअल्लाह ताला उस पर हम खरे उतरेंगे और आपके तवक्कुआत को पूरा करते हुए आपको सहूलतें फराहम करने की हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। मैं मोहतरमा यानी यास्मीन बादशाह साहिबा भी यहाँ पर डायरेक्टर हैं, MLA साहब मोहतरम माजिद हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे आरिफ रिजवान साहब। इन लोगों की मुश्तरका कोशिश से तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन ओपन यानी एयर में और बेहतरीन पुरफिज़ा माहौल में यहाँ पर जिम कायम किया गया है। यही दरख्वास्त नौजवानों से है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत हज़ार नेमत है। आप हजरात वक्त पर सोएं, वक्त पर उठे, यहाँ पर आए, इससे इस्तेफ़ादा करें। ये हुकूमत और फिर ये तमाम ज़िम्मेदार हजरात, ये GHMC के लोग, ये तमाम लोग मिलकर कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर रहने वाले, आसपास में रहने वाले, दूर दराज के सब सेहतमंद रहें। तो मेरी दरख्वास्त है नौजवानों से, आप मुख्तलिफ यानी मौक़ों से आ सकते हैं। सुबह का मौका मिला आपको, सुबह तशरीफ़ ला सकते हैं, शाम में आ सकते हैं। हमारे पास शाम में मेट्रो है, आप मेट्रो से तशरीफ़ ला सकते हैं। सुबह के वक्त में भी आ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। शाम के औकात में भी आप आ सकते हैं। पूरी वॉक के लिए बेहतरीन यहाँ पर ट्रैक मौजूद है और बेहतरीन। इस साल मानसून ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा दी। कई मुकामात पर लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद शिमला में जमीन खिसकने से सड़कें भी बंद हो गई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
रात की कोई 1:50 पे हुई थी और जैसे ही हमारे को 3 बजे पता लगा तो हम 3:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। और उस टाइम से हम लगे हुए हैं इसमें काम कंटिन्यू लगे हुए हैं और ये बिल्डिंग को भी खतरा हो गया है, ऊपर से कभी भी आ सकती है नीचे को। और पूरे मतलब 20-25 टिपर लगे हुए कम से कम, हम दिन रात मतलब मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो रोड को थ्रू करने के चक्कर में है कि जल्दी से जल्दी थ्रू हो, जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी इतना आया हुआ मलबा कि जिससे हटाने में अभी हमें काफी टाइम लगा, जबकि हम सुबह 3:30 बजे से आए हुए हैं और अभी हमने कम से कम 10 से 15। नाज़रीन, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तारीखी लम्हा आया है क्योंकि एप्पल ने आखिरकार अपना आईफोन 17 लॉन्च कर दिया है। इतने तवील इंतजार के बाद लोगों में इस फोन के लिए जोश खरोश देखने को मिल रहा है। वाकई हैरानकुन ये मंजर है। दिल्ली और मुंबई में ऐसे मुनाजिर देखने को मिले कि अंदाजा हो जाए इस बात का कि लोग आईफोन को लेकर कितने क्रेजी हो चुके हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ 17 प्रो मैक्स सीरीज़ के लिए। पिछले 3 ईयर्स से एप्पल एक ही स्टक डिज़ाइन पे था। इस साल कुछ न्यू एप्पल ने डिज़ाइन किया है और इसमें A19 प्रो की बायोनिक चिप है, तो गेमिंग वाइज बहुत बेटर एक्सपीरियंस होगा मुझे। और पिछले 6 मंथ से मैं एप्पल के ये कलर का वेट कर रहा था, जब से मुझे अनाउंसमेंट मिला था कि ऑरेंज, ऐसा था कि ऑरेंज कलर निकलेगा इस साल, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कल रात 3 बजे से रुका हुआ था। इस बार डिज़ाइन चेंज हुआ, कलर मेरे पसंद का है, तो तभी मेरा मन करा कि ले लिया जाए, क्योंकि 15 प्रो मैक्स था मेरे पास लास्ट, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा अपग्रेड लगा मेरे को। कैमरे काफ़ी अपग्रेडेड है और प्रोसेसर चेंज है, बैटरी भी थोड़ी बढ़ाई है। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।